एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ होमवर्क करके आ गया हूं। आपके लिए लाया हूं भविष्य की तैयारी भाग 9, यानी आपने कोर्स 9 गणित का शिक्षण शास्त्र का प्रशिक्षण आपने ले लिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आपने इस कोर्स को कितना समझा। इन 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचिए और आने वाली परीक्षा की तैयारी कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपना यह वीडियो। और आप तैयार हैं ना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? तो ये लीजिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रत्यक्ष है। गणित का शिक्षण शास्त्र मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद शिक्षक सक्षम होंगे किन कार्यों में? राज्य पाठचर्या के साथ अधिगम परिणामों में दी गई दक्षता और कौशलों का संबंध जानने में, सभी या कक्षा स्तर के अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में, बच्चों की मदद करने के लिए उचित शैक्षणिक विज्ञान की प्रक्रियाओं का संचालन करने में, या सभी बच्चों द्वारा अधिगम प्रगति को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ मूल्यांकन को एकीकृत करने में। तो दोस्तों, आपने मॉड्यूल में अध्ययन किया था, प्रशिक्षण में अध्ययन किया था कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यहां पर आपका सभी जवाब आपके यहां पर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। गणित किसका विकास नहीं करता? तर्क, अमूर्त चिंतन, कल्पनाशीलता या शारीरिक शक्ति? तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर जरूर दिया है क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रशिक्षण में भी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गणित शारीरिक शक्ति का विकास नहीं करता। फिर अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। गणित को किन किन क्षेत्रों में एक आवश्यक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान, या उपर्युक्त सभी? तो बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी यहां पर सही जवाब है, क्योंकि गणित जो है इन सभी क्षेत्रों में एक आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कक्षा तक गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में पाया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं तक, उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक, कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक? तो दोस्तों, गणित का शिक्षण शास्त्र मॉड्यूल के अनुसार कक्षा 10 तक गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में पाया जाता है। तो इस लिहाज से आपका यहां पर राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 10 तक। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या हैं दोस्तों? बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, बच्चे गणित विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं, बच्चे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, या उपर्युक्त सभी? तो क्या लग रहा है दोस्तों? मुझे तो लग रहा है कि ऊपर जितनी भी चीजें कही गई हैं वो सभी सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? समस्याएं, अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक और दोहरावग्रस्त हैं। इसमें संगणना पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय श्रेणी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि उपर्युक्त दोनों जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, उपर्युक्त दोनों जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गणित की प्रकृति के विषय में क्या सत्य नहीं है? गणित अत्यधिक कठिन विषय है। इसका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय एक जैसा रहता है। यह एक सटीक विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसकी अपनी स्वयं की भाषा है। उदाहरण के लिए गणितीय अवधारणाओं के पद, प्रतीक, सूत्र और सिद्धांत। क्या लग रहा है आपको, कौन सा राइट आंसर होगा?
गणित अत्यधिक कठिन विषय है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। गणित की प्रकृति के विषय में यह कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को मूर्त वस्तुओं के हेरफेर से बच्चों को उलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह किस स्तर के गणित के लिए सत्य है? उच्च प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर? तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए प्राथमिक स्तर, क्योंकि मॉड्यूल में प्राथमिक स्तर के बारे में ऐसा कथन कहा गया है। प्राथमिक स्तर यहां पर आपका सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, स्कूली गणित का दर्शन क्या कहता है? बच्चे गणित में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। उपर्युक्त सभी। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है कि ऊपर जो तीनों बातें कही गई हैं सब के सब यहाँ पर सही है। गणित का जो दर्शन है वो ये तीनों बातों को कहता है। तो आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्कूली गणित के मूल तत्व क्या है? स्कूली गणित के मूल तत्व क्या हैं? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, अमूर्त की प्रणाली, संघटन और सामान्यीकरण या उपर्युक्त सभी? आपको इनमें से क्या सही जवाब लग रहा है? दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जितने भी दिए गए हैं ये सभी गणित के मूल तत्व हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़फोड़ से सीखने के अनुभव देना चाहिए। बच्चों को पहाड़ा याद करवाना चाहिए। बच्चों को गिनती रटवानी चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो मुझे तो लगता है दोस्तों जो आपका सबसे पहला जवाब है वो आपका राइट आंसर है। गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़फोड़ से सीखने के अनुभव देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या है। संख्याओं का जोड़ सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? संख्याओं का जोड़ सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? संख्याओं को बच्चों की कॉपी में लिखकर जोड़ने के लिए कहना चाहिए। अपने माता पिता से पूछ करके आने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को अपने आसपास से वस्तुओं के दो दो समूह देकर उन दोनों समूहों को मिलाने के बाद गिनने के लिए कहना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? मुझे तो लगता है दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। यानी बच्चों को अपने आसपास से वस्तुओं के दो दो समूह देकर उन दोनों समूहों को मिलाने के बाद गिनने के लिए कहना चाहिए। जोड़ने की अवधारणा यहीं से शुरू होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के दौरान भाषा के कौशल का विकास करना कैसे सिखाएंगे? विषय से संबंधित नया शब्दकोश बनाकर, प्रश्नों को तैयार करके, बच्चों को शाब्दिक रूप से उनके अनुभव, टिप्पणियों और परिकल्पना का वर्णन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करके या उपर्युक्त सभी? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी। यहां पर राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अंदर चित्रात्मक प्रस्तुति विकसित करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को चित्र की व्याख्या करने और संगत जानकारी खोजने में संलग्न करेंगे। बच्चों को गणित के विचारों, समाधान और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सीखने की सुविधा प्रदान करेंगे या चित्रों में किसी समस्या और उसके समाधान को दिखाएंगे या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहां पर तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जो तीनों बातें कही गई हैं सत्य हैं। यानी आपका आंसर है यहां पर उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक शिक्षक के रूप में आप गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन करने के लिए क्या करेंगे? तीनों विषयों को एक साथ पढ़ाएंगे, तीनों विषयों को अलग अलग पढ़ाएंगे या बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देंगे या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर राइट आंसर जो दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका राइट आंसर है। बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उसे बच्चों के अनुभव और पर्यावरण के करीब होने और अमूर्त होने की दोहरी भूमिका निभानी होती है। बच्चे अक्सर विचारों के मामले में काम करने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं।
सभी या बच्चों को अर्थ खोजने के लिए अपने अनुभव से जुड़े संदर्भ या मॉडल या सुविधा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो राइट हैं, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सभी, यहाँ पर सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? गणित शिक्षण के लिए ज्यादा समय देना, बच्चों की भागीदारी, बच्चों का जुड़ाव, व्यवस्थित तर्क पद्धति। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है जो पहला ऑप्शन है गणित शिक्षण के लिए ज्यादा समय देना, यह सही नहीं है। गणित शिक्षण के लिए भी उतना ही समय देना है जितना अन्य विषयों को, क्योंकि गणित को हमें हवा नहीं बनाना है। गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो मैंने आपको बता दिया कि गणित शिक्षण के लिए ज्यादा समय देना यह आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी गणित की शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं? अवलोकन, परिकल्पना, गणना और उनका सत्यापन करना, दृश्य बनाना और दर्शन, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है यहां पर उपर्युक्त सभी राइट आंसर है, आपका सही जवाब है, सभी के सभी सही थे। आगे है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन निम्न में से किन बिंदुओं पर किया जाना चाहिए? गणित में आकलन किन बिंदुओं पर किया जाना चाहिए? बच्चे गणित कैसे सीखते हैं इसकी समझ पर, गणितीय अवधारणा और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग के विकास पर, बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के विकास पर, या उपर्युक्त सभी पर? सोचिए और बताइए क्या लग रहा है आपको। मुझे तो लगता है कि यहां पर आपके सब जवाब सही हैं, यानी उपर्युक्त सभी यहां आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित में किसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए? किसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, बच्चों की सामाजिक स्थिति का, गणित के प्रति रुचि का, गणितीय संचार का, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का। क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि गणित में हमें बच्चों की सामाजिक स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामाजिक स्थिति के अनुसार बच्चे को गणित पढ़ाने बैठेंगे तो फिर बच्चा गणित नहीं पढ़ पाएगा। ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? बच्चा किस जाति का है, या बच्चा किस धर्म का है, या बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, या बच्चा कैसे सीखता है? कौन सा चीज इसमें ज्यादा जरूरी है दोस्तों? मेरे हिसाब से यहां पर आखिरी ऑप्शन यानी बच्चा कैसे सीखता है यह ज्यादा आवश्यक चीज है, इसी पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती हैं, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहां इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। यह प्रश्न जो है ट्रेनिंग में आया भी था, वहां पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, क्या उम्मीद है? परीक्षा में लिखने की, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, या सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो दोस्तों यहां आपने इस प्रश्न का राइट आंसर लगाया होगा, क्योंकि यह प्रश्न भी आया हुआ था ट्रेनिंग में। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो दोस्तों नीचे के जो तीनों ऑप्शन है ये तो बच्चे सीखते हैं, लेकिन गणितीय बयानों को याद करना ये बच्चे नहीं सीखते हैं। ठीक है, ये यहां पर सही नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, क्या? कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त सोच। यद्यपि दोस्तों यह प्रश्न रिपीटेड हो गया, मैं पहले भी इस प्रश्न को दे चुका हूं और बाद में भी मैंने इस प्रश्न को दे दिया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप समझ पा रहे हैं कि क्या होगा? इसका राइट आंसर है शारीरिक शक्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो ओवर हो गया। मैंने आपको 25 प्रश्न का सेट दिया। ठीक है, आपने इनके प्रश्न और उत्तर देखे। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इन्हें कंठस्थ कर लें, इन बातों को ध्यान में रख लें, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो यही प्रश्न जो है आपको जो है मदद करेंगे, आपका सहयोग
करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके बाद 9 तक का तो मैंने जो है बना दिया। अब 10, 11, 12 बजता है, आगे आपको मिलने वाला है जो है कोर्स 10 के जो है प्रश्नोत्तरी। अभी ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग ध्यान से मन लगा करके ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद फिर आपको डिजिटल डायरी भी मिलेगी। वो मैंने आपको 10 और 11 की डिजिटल डायरी सेंड कर दिया है, 12 की बनाना शेष रह गया है। ठीक है, तो समय के साथ साथ आपको सारी चीज़ें मैं उपलब्ध कराता रहूँगा जहाँ तक मुझे समय मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस एक ही आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे दूसरे मित्रों को शेयर करें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो मैं उस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।